अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने 11th क्लास का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया था कल, द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत, उसकी पूरी स्टडी कर ली थी हमने, पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया था। तो आज अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है जो कि है जीव जगत का वर्गीकरण या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब मैंने आपको कल भी एक डिटेल में बताई थी कि हम यहाँ पे जैसे जैसे साइंटिस्ट ने अपना पूरा क्लासिफिकेशन दिया था, अपना पूरा रिकॉर्ड दिया था, उस तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जो आज की तारीख में जो मान्य है, वैलिड है, उसी का अध्ययन करें। नहीं, आज की तारीख में जो मान्य है उसकी वैल्यू का भी तो पता होना चाहिए ना हमें। वैल्यू का पता तब चलेगा जब पहले के सारे वर्गीकरण फेल क्यों हुए उसका रीज़न पता चल सके। इसके रिगार्डिंग स्टार्टिंग में मैं आपको बताती हूँ कि पहले किसने दिया वर्गीकरण, शुरुआत कहाँ से हुई। वर्गीकरण की शुरुआत हुई थी अपने एक साइंटिस्ट थे अरिस्टोटल। एक साइंटिस्ट थे अरिस्टोटल जिसको हम फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अरिस्टोटल जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं अरस्तु। अरस्तु, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने पूरे जीव जगत को इन्होंने सिर्फ दो ही फाइलम में बांटा, एक पहला प्लांट और दूसरा एनिमल। जो और एनिमल को भी उन्होंने फिर दो क्लासेस में अलग से डिवाइड किया। एक ऐसे एनिमल जो रेड ब्लड सेल्स रखते हैं, आरबीसी रखते हैं, और एक ऐसे एनिमल जो आरबीसी नहीं रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने दो अलग अलग किंगडम में बांटा पूरे जीव जगत को। एक किंगडम था अपना एनिमल, दूसरा था अपना प्लांट। फिर उन्होंने एनिमल को भी दो में बांटा विथ रेड ब्लड। सो नेक्स्ट है अपना अरस्तु। अरस्तु का पहला था जिन्होंने प्लांट और एनिमल दो किंगडम्स में उनको डिवाइड किया। फिर एनिमल को उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू रेड ब्लड सेल्स दो किंगडम्स में अलग डिवाइड किया। ऐसे एनिमल्स, ऐसे जीव जंतु जो रेड ब्लड सेल्स रखते हैं वो अलग कैटेगरी में डिवाइडेड थे, और जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं हैं वो दूसरे कैटेगरी में डिवाइडेड थे। फाइन। और आपको पता होना चाहिए कि अरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। फाइन। फिर दूसरा अपना आता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को हम बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं थियोफ्रेस्टस को। ये मैंने इसलिए बताया है कि आप सोचोगे कि हाँ अरिस्टोटल को फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं, तो फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं थियोफ्रेस्टस। चलो मैं इधर लिख देती हूँ, जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, अब अपना आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। देखा जाए तो अरस्तु का क्लासिफिकेशन भी टू किंगडम है, द्विजगत प्रणाली। लेकिन इसी तरीके से इनका लीनियस का क्लासिफिकेशन भी जो सबसे ज़्यादा मान्य है, लीनियस का क्लासिफिकेशन वो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। द्विजगत प्रणाली। फाइन, ये है टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा। क्या बोला लीनियस ने? लीनियस ने ये बोला कि जितना भी जीव जगत है उनमें जो भी जीव जगत है वो जो पेड़ पौधों से रिलेटेड है वो होगा प्लांट, और जो एनिमल से रिलेटेड है, जानवरों से रिलेटेड है, उसको बोलेंगे हम एनिमेलिया। मतलब जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो है प्लांटी में,
और जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते वो है एनिमेलिया में। एनिमेलिया और प्लांटी। अब ये एनिमेलिया और प्लांटी में भी उन्होंने दो तरह के जो प्लांटी में उन्होंने उनको रखा जो फोटोसिंथेसिस रख सकते हैं, और एनिमेलिया में जो नॉन फोटोसिंथेसिस थे, फोटोसिंथेटिक थे, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद जो आया था वो, अब पहले देखो आज के तारीख में जो वैलिड है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो है 5 जगत प्रणाली। लेकिन जो शुरुआत से आई है, जो एरिस्टोटल से शुरू हुई है, अरस्तु से शुरू हुई है, 2 किंगडम, फिर 3 किंगडम, फिर 5 किंगडम, तो हमें वो सब पढ़नी है। तो हम दो किंगडम पढ़ चुके हैं। पहला था अरस्तु, जिन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया दिया था। उन्होंने एनिमेलिया को फिर विद रिस्पेक्ट टू रेड ब्लड सेल्स उन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया था। फिर दूसरा था अपना द्विजगत प्रणाली, जो कि लीनियस ने दी थी। हाँ, लीनियस ने इनको प्लांटी और एनिमेलिया 2 में डिवाइड किया था। फाइन। अब अपना आता है त्रिजगत प्रणाली, 3 किंगडम सिस्टम। हाँ, वो दिया था अर्नस्ट हैकेल ने। त्रिजगत प्रणाली जो कि दी थी हैकेल ने। फाइन। हैकेल ने क्या बोला हैकेल ने? हैकेल का मतलब ये था कि ठीक है, प्लांटी और एनिमेलिया के अलावा उन्होंने एक तीसरा किंगडम भी ऐड कर दिया। तीसरा किंगडम कौन सा था? उसको बोलते हैं प्रोटिस्टा। प्लांटी, फिर एनिमेलिया और फिर प्रोटिस्टा। फाइन, ये हुआ। तो माना क्या गया कि एक प्रोटिस्टा भी एक अलग से किंगडम होता है, जिसको ना हम प्लांटी में रख सकते हैं और ना ही हम एनिमेलिया में रख सकते हैं। तो ऐसे क्या फीचर्स थे, ऐसे क्या विशेषता थी कि हमें ये अलग बनाना पड़ा, इसका हमें आगे पता चलेगा। फिर प्रोटिस्टा के आने के बाद एक 4 किंगडम प्रणाली भी आई, 4 जगत प्रणाली भी आई, जो कोपलैंड ने दी। मिटा देती हूँ। चार जगत प्रणाली या फिर 4 किंगडम सिस्टम। इसमें क्या हुआ? इसमें क्या बोला गया है कि ठीक है, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा ये 3 होते हैं, लेकिन कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है जिनको हम इन तीनों में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ हम प्लांट की बात कर रहे हैं, जहाँ हम एनिमल की बात कर रहे हैं और जहाँ हम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, ये तीनों ही जो है किंगडम क्लासेस, वो तीनों की तीनों क्लासेस किससे जुड़ी हुई है? ये तीनों क्लासेस जुड़ी हुई है अपनी यूकैरियोटिक डिवीज़न से। तो प्रोकैरियोट्स को कहाँ रखेंगे? प्रोकैरियोट्स को रखने के लिए इन्होंने एक अलग से जगत बनाया, जो था अपना मोनेरा। ठीक है, मोनेरा एक अलग से एक डिवीज़न बनाया उन्होंने प्रोकैरियोटिक सेल्स को इंक्लूड करने के लिए। हो गई बात। अब अपनी बात आती है कि जो अब आज की तारीख में जो मान्य है, ठीक है, आज की तारीख में जो मान्य है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो किसका दिया हुआ था, कौन से ईयर में दिया हुआ था,
सबसे इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है, नीट के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत प्रणाली ये किसने दी? तो ये दी थी R.H. व्हीटेकर, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दी थी। अब कौन से ईयर में दी थी? 1969 में दी थी, ठीक है। तो ये NCERT में मेंशन है, इस वजह से यहाँ पे हमें लिखना भी ज़रूरी है, इवन दो हमें याद करना भी ज़रूरी है। फाइन, तो मैं लिख देती हूँ अब यहाँ पे R.H. व्हीटेकर। अब ये जो R.H. व्हीटेकर जो थे, इन्होंने 1969 में अपना क्लासिफिकेशन दिया। यस, 1969। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने 1969 में क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि जो अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। अब एक बात बताना कि इतने सारे क्लासिफिकेशन हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है? देखो, पहले कोई साइंटिस्ट आता है, वो अपना क्लासिफिकेशन देता है, वो तब तक ही मान्य होता है जब तक कि कोई दूसरा आके इसमें कमियां ना निकाल दे। अब इसमें इनकी कमियां बताऊं मैं? इनकी कमियां आती है, पहले आती है अपनी किसकी? पहले आती है अपनी अरस्तु की कमियां। अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु ने इनको बांटा, प्लांटी और एनिमेलिया में बांटा। फिर उन्होंने एनिमेलिया को क्या किया? एनिमल्स को इन्होंने रेड ब्लड सेल्स पे, जिसमें प्रेजेंट है और जिसमें नहीं है। तो ये तो नहीं होता ना, जैसे प्रोटोजोआ हुआ, पोरीफेरा हुआ, अपना सिलेंट्रेटा हुआ, उसमें कौन सा रेड ब्लड सेल्स होती है? रेड ब्लड सेल्स तो कोडेट से स्टार्ट होती है, तो फिर नॉन कोडेट को तो इंक्लूड ही नहीं किया उन्होंने। फाइन, वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल्स की तो कोई बात ही नहीं की। जहाँ हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स है, प्लांट्स की सेल वॉल, बाहरी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई है, फंजाई, प्लांट्स, ये सब है, तो हमने इनकी तो बात ही जिक्र ही नहीं किया गया। वही चीज़ कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में दिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया उन्होंने? उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये किया कि प्लांटी और एनिमेलिया में तो बांट दिया, फाइन। और प्लांटी किसके बेसिस पे? जस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या आपको पता है कि ना ज़रूरी है सारे के सारे ही प्लांटी किंगडम से रिलेट करने वाले सारे ही फोटोसिंथेटिक होते हैं? नहीं। पहला तो सबसे बेस्ट एग्जांपल कस्कुटा बता देती हूँ। कस्कुटा एक प्लांट है, लेकिन वो क्या करता है? वो दूसरे प्लांट पे सर्वाइवल के लिए जिंदा रहता है, खुद कभी फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारी गलतियां थी। तो मिस्टेक्स में सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या आती है? मैं लिख देती हूँ। पहला आता है कि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं किया। डिफ्रेंशिएट बिटवीन किसमें? सबसे पहला डिफ्रेंशिएट किसमें आता है? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। मतलब एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, इन दोनों में इन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है कि इन्होंने प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी, मतलब फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, इनके बीच में भी किसी तरह का कोई अंतर नहीं बताया। और तीसरा क्या कि किसमें समपोषी और किसमें विषमपोषी न्यूट्रिशन हो रहा है। पोषण की विधि होती है समपोषी और विषमपोषी, मतलब कि कौन अपना खाना खुद बना रहा है और कौन अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रह रहा है। अब कौन खाना पहले बना रहा है? प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं और हम प्लांट्स पे डिपेंड रह रहे हैं। तो इन्होंने किसी तरह की इस ऐसे वाक्य का उपयोग ही नहीं किया अपने वर्गीकरण में।
समपोषी एंड विषमपोषी। चलो इतनी बात हो गई, तो अब आगे की बात देखते हैं। आगे क्या, आगे ये देखना है मुझे कि इन इतनी सारी कमियों में जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो 5 जगत प्रणाली आई, जो आरएच बी टेकर ने दी थी, तो क्या इन सारी कमियों को दूर किया उन्होंने? जी ज़रूर किया, तभी तो हम इसको पढ़ते हैं, वरना इसको हम पढ़ते भी नहीं। तो हमें पढ़ने के लिए हमें पढ़ना होगा पहले कि इन्होंने कौन कौन सी क्लासेस को रखा। इन्होंने पहली क्लास जो रखी वो रखी मोनेरा, फिर दूसरी रखी प्रोटिस्टा, तीसरी थी इनकी कवक या फिर फंजाई, और जो चौथे नंबर पे थी वो थी प्लांटी, और 5वें नंबर पे एनिमेलिया। ये 5 तरह का उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है वो अलग चीज़ है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जाता है? एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि जो आरएच बी टेकर का 5 जगत प्रणाली थी, उनको विभाजित करने के आधार क्या क्या थे। 5 जगत प्रणाली को विभाजित करने के 5 आधार थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ना पहले ज़रूरी है। तो अपन पढ़ते हैं पहले आधार। आधार में जो पहला आधार है वो आता है अपना पोषण का प्रकार। पोषण का प्रकार, इसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? पोषण का प्रकार, हाँ क्या है? पहले की मतलब कौन सा जीव स्वपोषी है, कौन सा विषमपोषी है, कौन सा समभोजी है, कौन सा विषमभोजी है। ये कारण था पहला इसका, जो इसकी कमी थी, जो पहले वाले तीनों की कमी थी, वो इसका आधार था। ठीक है, तो अब दूसरा आता है अपना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब जनन का प्रकार। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दूसरा। फिर तीसरा क्या था कि जो शरीर की आकारिकी है, जो शरीर का संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, वो उसका आधार था। तो मतलब थैलस संरचना। थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अब चौथा क्या था इसका? फिर चौथा पॉइंट था इसका कि जो सेल है, सेल की स्ट्रक्चर क्या है, कोशिका की स्ट्रक्चर क्या है, क्या उसमें कोशिका भित्ति मौजूद है, क्या उसमें कोशिका भित्ति के अंदर सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, क्या उसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई है, क्या उसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई है। तो ये सारे आधार थे उसके। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं चौथा आधार था सेल सरफेस या फिर सेल स्ट्रक्चर। सेल सरफेस या फिर सेल स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में भी पूछने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो पढ़ने, जो इस क्लासिफिकेशन का एक मूल आधार है, वो है इसका जातिवृत्तीय उद्विकास क्रम, मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप।
फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को हम हिंदी में बोलते हैं जातिवृत्तीय संरचना, जातिवृत्तीय उद्विकास क्रम। क्या होता है ये? देखो अपन थोड़ा सा समझते हैं। हमें पता है कि हम जो कोई भी जीव का ऑर्गेनाइजेशन जो शुरुआत ओरिजिन कहाँ से हुआ? ओरिजिन हुआ एक अपना जो अर्थ था एक गोले के समान था, एकदम आग का गोला, ज्वालामुखी जैसा था। फिर धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, कूल डाउन होके वो एकदम से पानी में लैंड बनने से पहले आग से सीधा पानी बन गया। अब पानी में सबसे पहले सरवाइव करने वाले जीव कौन से थे? जिन्होंने सबसे पहले उत्पत्ति दी पानी में, वो थे अपने प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको हम बोलते हैं नील हरित शैवाल या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। ये तो ये प्रोकैरियोटिक सेल थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज़ की और जो एनवायरनमेंट था, जहाँ अपनी पृथ्वी का जो वातावरण था, उसको अपचय की जगह उपचय वातावरण किया। अपचय मतलब रिड्यूसिंग नेचर था। रिड्यूसिंग क्यों था? क्योंकि उसमें अमोनिया गैस थी, उसमें हाइड्रोजन गैस थी और उसमें पानी था, लेकिन एक फ्री स्टेज में ऑक्सीजन नहीं था। फ्री स्टेज में ऑक्सीजन का मतलब जो आज मैं यहाँ पे खड़े रह के लेक्चर दे रही हूँ, किसकी वजह से दे रही हूँ? ऑक्सीजन की वजह से दे रही हूँ। मैं बराबर मात्रा में ऑक्सीजन ले रही हूँ, बराबर मात्रा में CO2 छोड़ रही हूँ। किसी से कोई लेने की और किसी से कुछ पूछने की दरकार नहीं है मुझे। लेकिन जब पृथ्वी आग का गोला था, वो जब कूल डाउन होकर पानी में बदला, तो वहाँ पे जो सराउंडिंग था, वहाँ पे ऑक्सीजन फ्री लेवल पे नहीं था। ऑक्सीजन बंधा हुआ था पानी के साथ, और पानी किसी और के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्सीजन उसको दे रही थी, लेकिन पानी उसको ऑक्सीजन को छोड़ नहीं कर रही थी। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गीज ने क्या किया? उन्होंने कुछ ऐसा अपना सिस्टम अपनाया कि उन्होंने जो रिड्यूसिंग नेचर था एनवायरनमेंट का, उसको ऑक्सीडाइज ऑर्गेनाइज्म एनवायरनमेंट में बदला। लेकिन ये ऐसे रातों रात वाली काम नहीं था, ये हज़ारों वर्षों के बाद ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद क्या बने? उसके बाद वो वाले प्राणी बने, वो वाले ऑर्गेनाइजेशन आया जो पानी में सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन उनको सनलाइट नहीं चाहिए। ठीक है, सनलाइट नहीं चाहिए तो उनको किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। वो पानी में नीचे एकदम बेंथिक जोन में जाके वो अपने आप को सरवाइव करवा देंगे। धीरे धीरे उनको सूरज जैसी चीज़ का पता चलना पड़ा कि सूरज भी होता है कुछ। तो सूरज की रोशनी में फिर ना प्लांट्स उगना शुरुआत हुआ। प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस किया। तो मतलब समझ रहे हो आप, मैं शुरुआत से बता रही हूँ आपको, बिफोर BC से चीज़ें बता रही हूँ कि अपना जो ओरिजिन हुआ है वो ऐसे हुआ है। फिर आपको पता है कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे? हमारे एंसेस्टर्स थे हमारे जो मंकी थे। मंकी में फिर वो हम हैं होमोसेपियन। मंकी कैसे बना? मंकी से फिर रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस और उसके बाद में होमो अलायंस, ये सब मिलके फिर लास्ट में होमोसेपियंस बना। तो इनमें क्या डिफरेंस क्या था? इनमें इवोल्यूशन का डिफरेंस था क्रेनियल कैपेसिटी, CC जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्रेनियल कैपेसिटी, कि हमारा जो आज दिमाग है उसकी क्रेनियल कैपेसिटी है 1400, जो सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस पृथ्वी पे, उनमें सबसे ज़्यादा समझदार हम हैं, क्योंकि हमारा क्रेनियल कैपेसिटी है 1400। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो स्टेप बाय स्टेप चली, बहुत हज़ारों वर्षों लेके धीरे धीरे 1 2 3 4 हुआ। उसको बोलते हैं जातिवृत्तीय वर्गीकरण, फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था इनका आधार वो यही था। अब मैं जो है एक इंडेक्स बना रही हूँ, उस इंडेक्स में मैं सबको क्लासिफाई करूँगी उनके नेचर वाइज। तो आप ध्यान रखना, मैं इंडेक्स ड्रॉ कर रही हूँ। मैं इन 5 फाइलम्स के मैंने नाम लिख दिए हैं। अब मैं इनकी विशेषताएं लिखती हुई जाऊँगी। ठीक है, विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता क्या है इसकी? कि कोशिका का प्रकार क्या है? कोशिका क्या कोशिका प्रोकैरियोटिक है
क्या यूकेरियोटिक है? ये दो ही होता है। तो पहला आता है अपना कोशिका प्रकार। कोशिका प्रकार के आधार पर मैंने पहले भी एक बात बताई कि सेल पृथ्वी पर जब अपना ओरिजिन हुआ था तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस होने वाली स्पीशीज थी ब्लू ग्रीन एल्गी, जो था नील हेरित शैवाल, वो प्रोकैरियोटिक सेल था। यूकेरियोट, यहाँ से सारे यूकेरियोट स्टार्ट हो जाते हैं, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये चारों किंगडम जो है वो अपने यूकेरियोटिक सेल्स में आते हैं। ठीक है, अब दूसरा अपना आता है वो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कैसे है? कोशिका भित्ति का क्या फंडा होता है कि कौन सी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई है, कौन सी ऑर्गन, कौन सी स्पीशीज ऐसी है जो कोशिका भित्ति रखती नहीं है, उस आधार पे है। तो ये बच्चा, ये जो क्लासिफिकेशन जो यहाँ बता रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट तक, जैसे अगर मैंने मोनेरा किंगडम स्टार्ट किया पढ़ाना, तो मोनेरा में हमें कौन कौन से फाइलम को रखना है, जीवों को रखना है और उनकी क्या विशेषता होनी चाहिए, वो हमें इस टेबल से ही याद हो जानी चाहिए। ये टेबल में मैंने मेंशन कर रखा है, ऐसे ही याद हो जाना चाहिए हमें। उसके बाद वो चीज़ होती है इसमें कोशिका भित्ति की भी और सब चीज़ों की। फाइन, हाँ, तो कोशिका भित्ति आती है, पहली बनी होती है सेल्यूलोज लेस, मतलब सेल्यूलोज रहित, प्लस एमिनो एसिड। सेल्यूलोज रहित प्लस एमिनो एसिड। दूसरी अपनी आती है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या है? प्रोटिस्टा की बनी हुई होती है कि ज़रूरी नहीं है कि उसमें सेल वॉल हो, लेकिन कुछ में उपस्थित हो भी सकती है, कुछ में उपस्थित नहीं भी हो सकती। तो मैं एक बार प्लस का निशान करके चल रही हूँ कि हाँ, इसमें कंपल्सरी नहीं है होना या ना होना। ठीक है, फिर तीसरा आता है अपना फंजाई। फंजाई में उपस्थित होती है, लेकिन फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है काइटिन की। इसके बाद प्लांट्स की, आपको पता है प्लांट्स की सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और उसके बाद आती है एनिमेलिया, जो कि माइनस, मतलब होती ही नहीं। होती ही नहीं। अपनी को सेल वॉल क्या, ये स्किन सेल वॉल थोड़ी है, ठीक है ना। चलो, अब नेक्स्ट जो है वो है अपना केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, चलो, तो केंद्रक झिल्ली में क्या होता? केंद्रक झिल्ली आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या होता है। प्रोकैरियोट वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, जिनका केंद्र के बाहर कोई भी झिल्लीबद्ध ऑर्गन्स, झिल्लीबद्ध अंग नहीं होते हैं, तो केंद्रक झिल्ली होगी नहीं। तो मोनेरा में केंद्रक झिल्ली एब्सेंट और सब में प्रेजेंट। ठीक है, अब चौथा अपना क्लासिफिकेशन का आधार आता है, वो आता है अपनी काय संरचना। मतलब जो मैंने बताया था ना, आधार, थैलस स्ट्रक्चर कि मतलब थैलस किसका बॉडी स्ट्रक्चर केवल थैली जैसा है, किसमें रूट जड़ तना पत्ती बना हुआ है, किसमें हायर में है,
किसका कैसा थैलस स्ट्रक्चर है उसकी बात हो रही है। काय संरचना इसका होता है सेल्यूलर, मतलब कोशिकीय, क्योंकि ये सिर्फ कोशिकीय लेवल का होता है और ये भी कोशिकीय लेवल का होता है। लेकिन फंजाई तक आते आते ये उत्तकीय या बहुकोशिकीय लेवल का हो जाता है। और उसके बाद ऊतक बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ऊतक तंत्र, और लास्ट में एनिमेलिया में आता है, क्या आता है एनिमेलिया में, अंग तंत्र। आपको पता चला आदिम जमाने से हम जो न्यूली जमाना है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। पांचवा क्या है, पांचवा है कि पोषण की विधि। पोषण की विधि पोषण की विधि इसमें किस प्रकार की होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि पोषण की विधि का मतलब होता है कि जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जो उत्पादक होता है, जैसे पेड़ पौधे, वो स्वपोषी होते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के ऊपर कोई जो डिपेंड रखता है वो होता है अपना विषमपोषी। स्वपोषी होता है दोनों, और परपोषी फिर स्वपोषी। और उसके बाद में विषमपोषी। विषमपोषी का क्या मतलब होता है, विषमपोषी मतलब हमारा क्या बोलते हैं, हम खाना किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा खाना पेड़ पौधों पे डिपेंड करता है। अब कोई बोलेगा नहीं मैम मैं तो घास फूस नहीं खाता हूँ, मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ। अरे तो नॉन वेजिटेरियन जो चिकन विकन है या फिर बकरा बकरी जो भी है जो तुम लोग खाते हो, तो वो लोग भी पेड़ पौधे को खा के तो जीवित रहते हैं, समझ रहे हो। चलो अब लास्ट जो आता है वह है प्रजनन की विधि। प्रजनन की विधि किसमें किस तरीके का प्रजनन होता है, तो जो अपना मोनेरा किंगडम है उसमें पहले संयुग्मन होता है। ठीक है, और जो प्रोटिस्टा फाइलम है, प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन युग्मक संलयन होता है, और इन तीनों में निषेचन होता है। ठीक है, मतलब कि हमने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो 5 जगत प्रणाली दी, उन्होंने उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन पांचों को रखा।
इनके हमने पूरे कैरेक्टर्स लिख दिए हैं। अब ये कैरेक्टर्स आपको ऑन टिप्स याद रहने चाहिए। ऑन टिप्स इसलिए बोल रही हूँ, जब नए फाइलम्स हम स्टार्ट करेंगे तो नए फाइलम्स के एटलीस्ट ये 5 से 6 कैरेक्टर्स आपको याद रहेंगे, तो आप रिलेट कर पाओगे उनके जो एग्जाम्पल है उनकी विशेषताओं को। ठीक है, चलो तो अब हम जो शुरुआत करते हैं वो शुरुआत करते हैं आज मोनेरा फाइलम से। उससे पहले एक छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसमें जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, एनसीईआरटी में ये दिया गया है कि जो इस पद्धति में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 जगत प्रणाली है, इसमें जो पहले जैसे क्लेमाइडोमोनास था, तो क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा ये दोनों एल्गी होती है। ठीक है, तो ये एल्गी को एक जो प्लांटी किंगडम में स्टार्ट में एल्गी पढ़ेंगे उसमें रखा गया, और एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों को डिफ्रेंशिएट करा गया। मतलब ये बहुत ही हाईली स्पेसिफाइड किंगडम थे ये, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, तो अपना पहला जो किंगडम स्टार्ट होता है आज वो होता है मोनेरा किंगडम से। मोनेरा किंगडम, चलो स्टार्ट करते हैं। मोनेरा किंगडम के छोटे छोटे स्पेसिफिक कैरेक्टर से जो बात कर लेते हैं। मोनेरा किंगडम एक ऐसा फाइलम है जो केवल अकेला है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स को धारण किए हुए हैं। चलो हो गया। दूसरा कि मोनेरा में जो पोषण होता है वो स्वपोषी भी हो सकता है और विषमपोषी भी हो सकता है। बेसिकली 90% तो स्वपोषी होता है। ठीक है, जनन का प्रकार संलयन होता है, संयुग्मन होता है, कॉन्जुगेशन होता है। तीसरा हमने पढ़ा था कि थैलस स्ट्रक्चर मतलब कोशिकीय होता है या बहुकोशिकीय, नहीं एक कोशिकीय होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे लिख लेते हैं हम। एक कोशिकीय प्रोकैरियोट। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है स्वपोषी। स्वपोषी और विषमपोषी दोनों। अब विषमपोषी क्यों बोल रही हूँ मैं? विषमपोषी इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें जो इसका जो 90% जो इसका फाइलम होता है वो सिर्फ बैक्टीरिया से घिरा हुआ होता है। और आपको बखूबी पता है कि बैक्टीरिया जो है वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो होस्ट सेल पे ही निर्भर करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। तो इसको मैंने स्वपोषी और विषमपोषी दोनों बोला। अब जैसे स्वपोषी इसलिए बोला कि इसमें आती है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। तो नील हरित शैवाल अपना खाना खुद बना सकती है। ठीक है, तो अब इसके थोड़े से अपन एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके मोनेरा जगत के? तो पहला अपना एग्जाम्पल आता है इसका ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा एग्जाम्पल अपना आता है बैक्टीरिया। तीसरा अपना एग्जाम्पल आता है रिकेट्सिया, आर्कीबैक्टीरिया। फिर एक और एग्जाम्पल आता है रिकेट्सिया। फिर एक और एग्जाम्पल आता है एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज। चलो बहुत अच्छा। अब आगे क्या पढ़ना है हमें? अब हमें पढ़ना है सिर्फ यहाँ पे एक तो यू बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया भी है इसका एग्जाम्पल। हमें यहाँ पे यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इनको डिटेल से पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं।
उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसके जगत के बारे में। ये होता है कि सभी प्रकार के जो बैक्टीरिया है वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये सूक्ष्म जीवों की सर्वाधिक संख्या वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। अगर अपन कहीं पे मुट्ठी भर के मिट्टी ले आते हैं तो उसमें करोड़ों की संख्या में, एक मुट्ठी मिट्टी में करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया सारे मोनेरा किंगडम से ही रिलेट करते हैं। आई बात समझ में? चलो अब इसके बाद में आता है कि ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए ही हानिकारक होते हैं। बहुत कम बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अपन बायोटेक जेनेटिकल इंजीनियरिंग में यूज़ में लेके कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, वरना मोस्ट ऑफ बैक्टीरियाज हमें हानि ही पहुंचाते हैं नेचुरल तरीके से। फाइन, अब अपनी बात आती है कि जो बैक्टीरिया है उनको भी हम उनके शेप के हिसाब से 4 भागों में बांटते हैं। पहला शेप, अगर उसका गोल हुआ, ऐसा शेप हुआ, तो इस शेप को बोलते हैं कोकस। अगर उसका शेप थोड़ा सा यूं हुआ तो दंडाकार, तो इसको बोल देंगे बेसिलस। फाइन, अगर उसका शेप हुआ कोमा का, ये होता है कोमा का साइन, तो हम बोल देंगे इसको विब्रियो, ठीक है। और अगर उसका साइन अगर फिलामेंटस हुआ, मतलब स्पाइरलम हुआ, तो इसको बोल देंगे हम स्पाइरिला। चलो हो गया। ये होता है डिवाइडेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप। चलो अब अपना आता है कि किसकी स्टडी करनी चाहिए हमें आज। हमें स्टार्ट करते हैं अपन आर्की बैक्टीरिया से। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया के लिए 2-3 स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो सिर्फ याद रखने की है। आर्की बैक्टीरिया मतलब आदिम काल में आदिम मिलने वाले बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कुछ इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं कि उनका वो एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं। एक्सट्रीम क्या होता है? एक तो होता है अपन नॉर्मल तरीके में रह रहे हैं, एक्सट्रीम होता है या तो बहुत ज़्यादा ठंड, या फिर बहुत ज़्यादा सोल्टी लवणीय, या फिर बहुत ज़्यादा गर्म स्थानों पे मिलते हैं। तो ये सर्वाइव कर सकते हैं। अब किस वजह से कर सकते हैं? जो इनकी सेल वॉल होती है ना, वो सेल वॉल जो होती है वो नॉर्मल बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया के कंपैरिजन में आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो थोड़ी भिन्न होती है। इस वजह से वो सर्वाइव कर जाते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में। समझ में आई बात? चलो मैं लिख देती हूँ। सेल वॉल डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरियल सेल, इसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन में ज़िंदा रह सकते हैं। तो अब ये इनके जो एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट है। पहला है थर्मो एसिडोफिल्स, दूसरा है मिथेनोजन, थर्मो एसिडोफिल्स और मिथेनोजन। तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मो एसिडोफिल्स है ना, वो गर्म झरने में, गर्म एकदम उबलता हुआ पानी जो कच्छ क्षेत्र में मिलता है वहाँ मिलता है, जो एकदम जिसकी लवण की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है,
तो गर्म झरनों में। दूसरा मिथेनोजन, जो अपना जो कैटल्स होते हैं ना, जिनको मवेशी बोलते हैं, मवेशी होते हैं 4 पैर वाले प्राणी जो घास पे जीवित रहते हैं। अब उस पर हम किसको ले सकते हैं? उसमें हम गाय, भैंस, बकरी, इन तीनों को ले सकते हैं। तो जो मवेशी होते हैं उनकी गट में, गट मतलब अंदर जो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर क्या मिलता है? उसमें इस तरह के बैक्टीरिया मिलते हैं। ये क्या करते हैं? ये मीथेन गैस बनाते हैं। आपने देखा होगा ना, गाँव में एक सेपरेट सी जगह मीथेन गैस संयंत्र बने हुए होते हैं। तो उसमें क्या बनते हैं? उनमें सारे बहुत सारे गोबर को इकट्ठा कर दिया जाता है, फिर वहाँ से मीथेन गैस को प्रोड्यूस किया जाता है। तो वहाँ पे यही वाले बैक्टीरिया को डाला जाता है, लेकिन नेचुरल तरीके से ये मवेशियों की गट्स में ऑलरेडी मिलते हैं। मवेशियों के गोबर में। चलो, तो इस क्या बोलते हैं, फिर लास्ट में अपन मीथेन भी लिख सकते हैं इसमें। मीथेन भी बोल सकते हैं लास्ट में हम इसको। अब अपनी बात होती है कि हम जो शुरुआत कर रहे थे अपनी जो हमने मोनेरा किंगडम से शुरुआत की थी। मोनेरा में जो सबसे पहले जो हमने पढ़ा है वो हमारा किंगडम स्टार्ट होता है कहाँ से? आर्कीबैक्टीरिया से। फाइन, तो आर्कीबैक्टीरिया के हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देख लिए थे। फीचर्स के बाद में हमने क्या देखा था? हमने इन फीचर्स के बाद में देखा था कि अब हमने जो नया स्टार्ट करना है वो है अपना यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया बोल दो चाहे बैक्टीरिया बोल दो, दोनों एक ही बात है। होते क्या है यू बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं। आर्की बैक्टीरिया को हम वास्तविक बैक्टीरिया नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया जो है वो भिन्नता रखते हैं वास्तविक बैक्टीरिया से। कि किसके बेसिस पे? कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति संरचना, इन सब के अनुपात में आर्की बैक्टीरिया भिन्न होते हैं यू बैक्टीरिया से। लेकिन यू बैक्टीरिया जो है उनको हम पहचान सकते हैं केवल एक कशाब और एक कोशिका भित्ति। जो यू बैक्टीरिया की पहचान है कि उनमें कि निश्चित तौर पे एक कशाब मिलनी चाहिए, जैसे ये है, ये एक कशाब। तो अगर यू बैक्टीरिया की हमें आइडेंटिफिकेशन करना है तो इसलिए कंपलसरी है कि इसमें एक कोशिका भित्ति मिले बाहर और एक कशाब जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, एक कठोर कोशिका भित्ति और कशाब। ये होता है इसका आइडेंटिफिकल स्ट्रक्चर। अब दूसरा अपन किस में आते हैं कि इसमें किस को शामिल करते हैं? इसमें हम साइनोबैक्टीरिया मतलब नील हरित शैवाल से लेके जो कि क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, उससे लेके हम बिना अप्रकाश संश्लेषी अभिक्रियाओं, बिना अप्रकाश संश्लेषी जीवों को दोनों को सम्मिलित करते हैं। तो पहला अपना ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें क्लोरोफिल ए होता है और जो कि प्रकाश संश्लेषी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं नील हरित शैवाल जो क्लोरोफिल ए और प्रकाश संश्लेषी होता है। फिर ये होता है कि साइनोबैक्टीरिया, इन्हीं को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। इन्हीं को फिर साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये एक कोशिकीय होते हैं, कॉलोनी होते हैं, मतलब कि ये एक जगह अकेले नहीं होते हैं, ये कॉलोनी बना के रहते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और
ये तंतुमय भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये प्रदूषित जल में फलते फूलते हैं। सबसे बड़ी बात कि जहाँ पे जिस पानी में, जिस मरीन सोर्स में, जिस समुद्र में, तालाब में अगर प्रदूषण का पता लगाना है हमें कि इसका प्रदूषण का लेवल कितना है, तो उस तालाब में हमें अगर जितनी ज़्यादा हमें नील हरित शैवाल मिल जाती है तो हमें आराम से पता लगा सकते हैं कि ये तालाब बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। तो ये किसका, ये पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, पॉल्यूशन इंडिकेटर। पोल्यूशन इंडिकेटर। अब जो है कि होता क्या है, जैसे जो साइनोबैक्टीरिया है उसके दो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। कौन सा लें हम एग्जाम्पल, नोस्टॉक और एनाबिना। नोस्टॉक और एनाबिना, ये दो तरह की नील हरित शैवाल है। और इन नील हरित शैवाल में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये याद रखना, इनमें एक हिटेरोसिस नाम की एक संरचना मिलती है। हिटेरोसिस ये क्या करती है, ये संरचना जो होती है वो इनके अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब जैसे जिम्नोस्पर्म प्लांट है, ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि उनकी जो रूट है, जैसे साइकस पाइनस, उनकी जड़ है, जड़ों के साथ में ये असिमुलेट होके, स्वांगीकृत करके, सहयोजित होके क्या करेंगे, ये वहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेंगे। तो किसकी वजह से करेंगे, हिटेरोसिस एक जो संरचना है उसकी वजह से करेंगे, इसलिए इनको बोला, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फाइन। अब दूसरा क्या है कि जो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस जैसे अकार्बनिक पदार्थों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, तो ये नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में आएगी तो एक साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएगी, इसलिए इनको ये बड़ा रोल दिया गया है। चलो ठीक है, अब आता है अपना ये तो आ गया अपना स्वपोषी है। क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मिल रहा है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। तो ये तो सारी स्वपोषी नील हरित शैवाल की बात की हमने। अब दूसरा जो है अपना, उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा जो है वो अपना नॉर्मल बैक्टीरिया, जिनको हम बोल सकते हैं परपोषी बैक्टीरिया, या फिर उसको बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं हम पैरासाइटिक बैक्टीरिया। तो परपोषी बैक्टीरिया क्या होते हैं, परपोषी बैक्टीरिया जो नॉर्मली मिलते हैं। अरे यार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया ना, हैजा, टाइफाइड, पोलियो, ये सब जो चीज़ें होती है, ये सिट्रस कैंकर, ये सब जो डिजीज़ मिलती है वो बैक्टीरिया की वजह से ही होती है। पता है आपको कि जो हैजा, टाइफाइड, सेट्रिस होता है, कैंकर होता है, कैंसर नहीं कैंकर, है ना, आदि जो बीमारियां हैं ये नॉर्मल बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। और ये बैक्टीरिया का क्या रोल होता है, और इस बैक्टीरिया का रोल ये भी होता है कि ये राइजोबियम, जैसे कि एक राइजोबियम नाम सुना होगा आपने, जो कि किसमें, लेग्यूम प्लांट्स, जो मटर का पौधा होता है ना, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, वो करता है अपने लेग्यूमिनोसी।
लेग्यूमिनोसी कुल से बिलोंग करता है। फाइन। तो राइजोबियम जो है वो लेग्यूमिनोसी से बिलोंग करता है। क्यों करता है? ये राइजोबियम जो है वो एक तरह का बैक्टीरिया है। ये क्या करेगा? ये जो है परपोषी बैक्टीरिया है। ये जो मटर का प्लांट है उसकी जड़ों में परपोषी तरीके से लगेगा, ये अपना काम करेगा, मतलब इसको फूड चाहिए, वो काम करेगा, लेकिन ये साथ के साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी काम करेगा। तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। एक तो नोस्टोकेनाबिना, उसमें तो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिलती है, कौन सी? हिटेरोसिस, लेकिन इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, लेकिन ये काम करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। ठीक है, तो अब जो है अब हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया प्रमुख रूप से किस तरीके से कोशिका विभाजन करता है। तो बैक्टीरिया प्रमुख रूप से विभाजन द्वारा प्रजनन करता है। विभाजन मतलब कि ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इसको विभाजन करना है, ये तैयार है विभाजन करने के लिए। तो ये क्या करेगा? ये जो अपना अंदर का साइटोप्लाज्म है ना, ये दो में बांट देगा। ठीक है, फिर यहाँ से हट जाएगा। तो ये विभाजन तरीके से कुछ जनन हुआ, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में ये स्पोर्स बनाता है, बीजांड बना के जनन करता है। ठीक है, विपरीत परिस्थितियों में, लेकिन अनुकूल तरीकों में कोशिका विभाजन तरीके से ही ये प्रजनन करता है। फिर हम इसमें एक चीज़ पढ़ते हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में मोनेरा किंगडम में आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा एक परपोषी बैक्टीरिया है या फिर परपोषी कोशिका है। परपोषी कोशिका है। फाइन। तो ये परपोषी कोशिका क्या करेगी? ये परपोषी कोशिका, इनको जो है ये सेल वॉल रहित होती है, और ये ऐसी जीवधारी होती है जो सेल वॉल बिल्कुल नहीं रखती, और सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ठीक, और क्या बोला मैंने? ये ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, इसको बिना ऑक्सीजन के रह सकती है। बस ये इम्पोर्टेंट है, इसके लिए याद रखना है ये कि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ये स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और ये परपोषी कोशिका है। फाइन। तो आज हमने कौन सा पढ़ लिया? आज हमारा हो गया मोनेरा किंगडम खत्म। अब मोनेरा के बाद में, मोनेरा में हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स को रखा था, सारा कुछ देख लिया हमने। अब मोनेरा के बाद में जो हमने किंगडम पढ़ना है वो है हमारा कौन सा? प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम में हम रखते हैं एक कोशिकीय, मतलब यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को रखते हैं हम, एक कोशिकीय यूकेरियोट्स को। एक कोशिकीय यूकेरियोट्स को हम प्रोटिस्टा जगत में रखते हैं। यहाँ पे अभी एक कोशिकीय रखेंगे क्योंकि अब धीरे धीरे कोशिकाएं विभाजन करना स्टार्ट करेगी। अभी तो इनको प्रोकैरियोट से यूकेरियोट बनने में ही हज़ारों वर्ष लग गए हैं। फाइन। तो अब एक कोशिकीय यूकेरियोट से स्टार्ट होता है। ये प्रोटिस्टा जो जगत है, स्टार्टिंग में इनको एक्चुअली ना प्रोटिस्टा के एकदम वेल डिफाइंड फीचर्स नहीं हैं। अगर कोई नया ऑर्गन और भी कोई नया भी ओरिजिनेट होता है
तो अगर वो प्रोटिस्टा के लक्षणों से सिमिलैरिटीज़ रखता है, समानता रखता है, तो उसको वापस प्रोटिस्टा में ही इंक्लूड कर लिया जाता है। अगर वो प्रोटिस्टा से सिमिलैरिटीज़ नहीं रखता है तो उसको रखा जाता है किस में, या तो मोनेरा में, या फिर प्लांटी में, या फिर फंजाई में। तो अभी भी खोज जो चलती है वो इसी के रिगार्डिंग चलती है कि ये प्रोटिस्टा है कि नहीं है, क्योंकि प्रोटिस्टा कई प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं और कई नहीं भी होते हैं। प्रोटिस्टा जो है वो बेसिकली मरीन मतलब पानी में रहने वाले होते हैं, ठीक है ना। फाइन, तो अपनी शुरुआत करते हैं हम प्रोटिस्टा से कि ये प्रोटिस्टा के जो लोग हैं वो जलीय होते हैं। तो अपना पहला आता है प्रोटिस्टा का उदाहरण जो है प्रोटिस्टा जगत या क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम डाइटम्स भी बोल सकते हैं, डाइटम्स। चलो पहले इसके बारे में बेसिक फीचर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम पॉइंट नोट करेंगे। क्या होता है, क्या इनको गोल्डन एल्गी बोला जाता है? क्यों बोला जाता है गोल्डन एल्गी? देखो, जो अपना प्रोटिस्टा का जो अपना क्राइसोफाइटा या फिर डाइटम्स है, ये क्या करता है, ये इनको सुनहरे शैवाल भी बोल सकते हैं, गोल्डन एल्गी भी बोल सकते हैं। इनमें डेस्मिड्स मिलते हैं। डेस्मिड क्या होते हैं? डेस्मिड या फिर डाइटम्स बोल सकते हैं। साबुनदानी देखिए जिसमें सिर्फ एक साबुन आती है, तो वो नीचे से और ऊपर से दोनों से पैक हो जाती है साबुन रखने के बाद, बस वही बात होती है, साबुनदानी की जैसी स्ट्रक्चर होती है। और ये इतनी ज़्यादा, और ये सिलिका से बनी हुई होती है, ये स्ट्रक्चर जो होती है ये सिलिका से बनी हुई होती है। तो अगर उसका अंदर का जीव मर भी जाता है ना, ऑर्गेनिज्म मर भी जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये जलीय तो होते ही हैं, तो ये जाके तल में इकट्ठे हो जाते हैं, और इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि सिलिका की एक लंबी चौड़ी सिलिका की पूरा पहाड़ जैसा बन जाता है, पूरी चट्टान जैसी बन जाती है। अब ये कौन से बड़े बड़े गहरे समुद्रों की बात कर रही हूँ मैं, है ना। और क्या होते हैं, मरने के बाद की बात है। और फिर इस ना सिलिका जो मरने के बाद में जो सिलिका बनती है, इसको डाइटम
अब दूसरा आता है अपना डायनोफ्लेजिलेट्स। डायनोफ्लेजिलेट्स ये क्या होता है? डायनोफ्लेजिलेट्स को फायर एल्गी भी बोलते हैं या फिर नाइट लाइट भी बोलते हैं। रात की लाइट या फिर फायर एल्गी। ठीक है, फायर एल्गी या फिर रात की लाइट। अब ये क्या होता है डायनोफ्लेजिलेट? होता क्या है, मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो रात को ना इनकी जो सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल जो होती है उसमें प्रमुख तरह के वर्णक उपस्थित होते हैं और सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती है इनकी सेल वॉल में। तो मतलब लिख सकते हैं अपन सेल वॉल के बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती है, जिसकी वजह से रात में वर्णकों की वजह से वो चमकता है। सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं, ठीक है, वो भी बाह्य सतह पे। वो भी बाह्य सतह पे। फाइन। अब अपनी बात होती है कि ये है क्या। बेसिकली जो डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं ये पीले, हरे, भूरे, नीले हर कलर के हो सकते हैं और ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री जल में ही मिलते हैं। मैंने बताया था पहले भी आपको कि प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा पे मिलने वाले सभी जीव जो है वो समुद्री गहरे पानी में मिलेंगे, क्योंकि अभी तक तो पानी में ही जीव की शुरुआत हुई है। ठीक है, ये तो दूसरा ही किंगडम है। अब होता क्या है कि इसमें जो ये जो पट्टिकाएं होती है उनमें से एक पट्टिका तो होती है लंबवत और दूसरी पट्टिकाएं होती है इसकी अनुदैर्ध्य। तो यूं और यूं ये दो तरीके से पट्टिकाएं होती है इसके ऊपर अनुप्रस्थ तरीके से। ठीक है, और एक लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है कि डायनोफ्लेजिलेट्स में एकदम से उनकी संख्या में विस्फोट होता है तो पूरा जो पानी है वो लाल कलर का दिखने लग जाता है, लाल रंग की तरंगें दिखने लग जाती है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछलियाँ और समुद्री जीव मर जाते हैं। मतलब ये जो डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं ये रेड हर तरीके के होते हैं, बेसिकली हरे, भूरे, लाल, काले सर तरीके के होते हैं। लेकिन जब जो रेड कलर के डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं ये जब बहुत ज़्यादा तादाद में इनका उत्पादन हो जाता है, बन जाते हैं, तो ये पूरी कॉलोनी बना लेते हैं। कॉलोनी बनाने की वजह से बाहर से समुद्र को देखने से लगता है कि लाल कलर की तरंगे बन रही है, पूरा समुद्र लाल कलर का दिखने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो छोटे जीव है, सूक्ष्म जीव जो और रह रहे हैं, जू प्लैंकटन या फिर फिश वगैरह, उनको उनका जीवन खराब कर देते हैं, मतलब उनको मार देते हैं। और इसका एग्जाम्पल है वो है गोनियोलिक्स और नॉक्टिलुका। गोनियोलिक्स और नॉक्टिलुका। ठीक है, चलो अब अपन पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड। अब हम क्या पढ़ेंगे? यूग्लिनॉइड। क्या होते हैं यूग्लिनॉइड?
यूग्लिनोइड की भी पहचान है, जैसे नॉर्मल परपोषी बैक्टीरिया की पहचान है कि उनके शरीर कोशिका भित्ति कठोर होती है और एक कशाब मिलती है, उसी तरह से यूग्लिनोइड की भी एक पहचान होती है कि ये मोस्ट ऑफ टाइम ये स्वच्छ जल में रहते हैं, मतलब मरीन वाटर में नहीं रहते हैं, और ये स्थिर जल में उनकी कोशिका भित्ति की एक जगह प्रोटीन युक्त पदार्थ की पेलिकल, मतलब पहला है फ्रेश वाटर में रहते हैं, दूसरा है कि इनकी जो सेल वॉल है उसमें पेलिकल मूवमेंट होता है, पेलिकल मूवमेंट मतलब उनका शरीर है वो हमेशा स्थिर नहीं रहेगा, हमेशा यूं 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 तरंग गति शो करता रहेगा, तो ये होता है पेलिकल मूवमेंट और इसको बोलते हैं तरंग गति। ये कहाँ मिलेगी? ये उनकी सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति की में प्रेजेंट है, इस वजह से मिलेगी ये, ठीक है। चलो तो ये क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश के नहीं होने के कारण अन्य सूक्ष्म मतलब ये स्वपोषी भी है और ये परपोषी भी है, इसलिए इनको बोलते हैं मिक्सोट्रोफिक या फिर मिश्रित पोषी, मिक्सोट्रोपिक। या फिर मिश्र पोषी, हो गया। तो मतलब ये स्वपोषी भी हो सकते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं। स्वपोषी तब होंगे जब बिना सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपना फोटोसिंथेसिस का काम कंप्लीट करके अपने लिए भोजन बना लेंगे, लेकिन बाय द वे अगर सनलाइट नहीं मिली तो क्या करेंगे, सनलाइट नहीं मिलेगी तो इनकी जो स्ट्रक्चर है यूं, इससे ये मैंने स्ट्रक्चर किसकी बना दी, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई है उसकी यूग्लिना की, यूग्लिनोइड का एक एग्जाम्पल है। तो ये दूसरे छोटे जानवरों को पकड़ के उनका शिकार करके अपना पोषण कर लेगा, तो ये परपोषी और स्वपोषी दोनों है। अब एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा जीव मिश्रित पोषी तरीके से अपना पोषण करता है, तो हमें याद रहना चाहिए मैंने सिर्फ एक ही पढ़ाया है मिश्रित पोषी का, जो कि है अपना यूग्लिनोइड। फाइन, तो और जो यूग्लिनाइड है वो कौन सी गति दिखाता है, ये पेलिकल जो है, मतलब ये जो इसकी सेल वॉल है ना, इसके बाहर एक पेलिकल होती है, ये पेलिकल जो होती है ये रिंगलिंग मूवमेंट दिखाती है, रिंगलिंग मूवमेंट। फाइन, चलो अब इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, यूग्लिना। चलो अब इसके बाद में हम 2 और पढ़ेंगे, तो आज हमारा प्रोटिस्टा किंगडम खत्म हो जाएगा। उन 2 में पहला है अपना स्लाइम मोल्ड और दूसरा है अपना प्रोटोजोआ। स्लाइम मोल्ड या फिर अवपंक कवक, ये क्या होते हैं, ये एक तरह से कवक ही होते हैं, लेकिन कवक बहुकोशिकीय यूकेरियोट होते हैं और ये एक कोशिकीय यूकेरियोट है, इसलिए इसको हमने प्रोटिस्टा में डाल रखा है। अब इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सबसे बड़ा कि ये मृतोपजीवी प्रोटिस्टा है, मतलब सेपेरोफाइटिक।
मृतोपजीवी प्रोटिस्टा है। इसका मतलब ये सड़ी गली पत्तियों पे चिपक जाएगा और अपना न्यूट्रिशन कर लेगा, मरे हुए जीव जंतुओं के बाहर चिपक के अपना न्यूट्रिशन कर लेगा, इसलिए इनको बोलते हैं हम मृतोपजीवी प्रोटिस्टा। अब इनका ये जो अनुकूल परिस्थितियों में ये बनाता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में। अनुकूल परिस्थितियों में ये प्लाज्मोडियम बनाता है। ये प्लाज्मोडियम कई फीट का ऊंचाई का हो सकता है, छोटे से लेके कई फीट ऊंचाई तक का हो सकता है। और जो प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर स्पोर्स बना लेगा, जिनको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। और ये प्रतिकूल परिस्थितियों में फ्रूटिंग बॉडी, इसको फलनकाय भी बोलते हैं। ये फलनकाय क्या करता है, ये वायु के साथ उड़ जाता है और दूर से जाके बिखर के एक नया वापस स्लाइम मोल्ड बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये है अपना स्लाइम मोल्ड। ये स्लाइम मोल्ड होता है जो होता है मृतोपजीवी प्रोटिस्टा, और इनको, ये मृतोपजीवी का मतलब होता है ये सड़ी गली टहनियों पे भी अपना भोजन ले लेते हैं, तो मरे हुए जीव जंतुओं के भी चिपक के अपना भोजन ले लेते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मृतोपजीवी प्रोटिस्टा। और ये जो क्या करते हैं, ये अनुकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ये प्लाज्मोडियम कई फीट ऊंचा जाके कई फीट का ऊंचाई तक का हो सकता है। फिर दूसरा है इसका कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बिखर कर सिरों पर फ्रूटिंग बॉडी मतलब फलनकाय बनाता है स्पोर्स के द्वारा, बीजाणुओं के द्वारा। और ये फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो वायु के साथ फूट जाती है चलते चलते और वहाँ पे नया स्लाइम मोल्ड बना लेती है। लास्ट जो अपना बचता है वो है अपना प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आपको पता होना चाहिए कि जब हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं तो भी हम शुरुआत प्रोटोजोआ से करते हैं, और जब हम प्लांट किंगडम मतलब बॉटनी पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो प्लांटी किंगडम है वहाँ की शुरुआत भी हम प्रोटोजोआ इससे करते हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ के कई लक्षण ऐसे हैं जो एनिमल से रिलेट करते हैं, कई लक्षण ऐसे हैं जो प्लांट से रिलेटेड करते हैं, तो इसलिए इनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। आई बात समझ में? तो अब बात करते हैं हम प्रोटोजोआ किंगडम की। ये परपोषी होते हैं, मतलब प्राणियों का पुरातन संबंधी है। देखो एक वर्ड है कि ये प्राणियों के पुरातन संबंधी है। प्राणी मतलब एनिमल्स के, हम पढ़ इसको प्रोटिस्टा में रहे हैं, लेकिन एक वर्ड बता दी इन्होंने कि ये प्राणियों के पुरातन संबंधी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं लिख देती हूँ। प्राणियों के पुरातन संबंधी है। फाइन। अब दूसरी क्या कि ये किस तरीके के होते हैं, तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में 4 तरीके के हैं, मैं चारों के नाम लिख देती हूँ। अमीबीय, कशाबिकीय, पक्षमाबिकीय और स्पोरोजोआ।
स्पोरोजोआ। ये क्या होते हैं, मैं एक एक 1 बाय 1 पढ़ाती हूँ आपको। अमीबिया मतलब अमीबिया प्रोटोजोआ में हम उनको रखते हैं जो कि कूटपादों की सहायता से मूवमेंट करते हैं। आपको पता होना चाहिए अमीबा में सुडोपोडिया मतलब ये अमीबा है, फिर जैसे ये अमीबा है, ये धरातल है, तो ये यहाँ चिपकेगा, सुडोपोडिया बनाएगा, फिर वापस चिपकेगा, ऐसे ऐसे इसमें सुडोपोडिया कूटपादों की वजह से मूवमेंट होता है। इसलिए ऐसे प्रोटोजोआ जिनमें अमीबीय गति पाई जाती है। अब अमीबीय गति क्या होती है, कूटपादों की सहायता से गति मिलती है, उनको बोलते हैं हम अमीबीय प्रोटोजोआ। तो क्या हुआ, ये प्राणी कूटपादों की सहायता से अपना शिकार करते हैं और सभी प्रकार के सतहों पर सिलिका के कवच होते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल लिखो, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। अब कैरेक्टर है कि ये कूटपादों की सहायता से शिकार और दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि इनके ऊपर सिलिका का एक कवच होता है। सिलिका कवच युक्त, ठीक है। ये हो गया अमीबीय तरीके का। अब हमें पढ़ना है पक्षमाबीय, कशाबिकीय। तो कशाबिकीय का एग्जाम्पल है वो बाद में बताऊंगी। पहले ये होता है कि इनके शरीर पर कशाब पाए जाते हैं और ये परजीवी कशाबिकी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है। इनका जो शरीर होता है उन पे कशाब पाए जाते हैं, कशाब, और ना, तो इन कशाब की वजह से ही ये किसी में रोग करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, और ये सीसी मक्खी के कारण होता है। सीसी मक्खी के द्वारा पहुंचता है और ये रोग करता है अफ्रीकी निंद्रा रोग। पूछते हैं एग्जाम में, कई बार पूछ लिया जाता है। ये अफ्रीकी निंद्रा रोग यह था कि इस प्रोटोजोआ की वजह से अफ्रीका में लोग सोते रह गए, इतनी नींद आई उनको, 4-4 दिन तक सोते रह गए इस बैक्टीरिया की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से। अब नेक्स्ट अपना आता है पक्षमाभी बैक्टीरिया। पक्षमाभी बैक्टीरिया क्या होता है? पक्षमाभिकीय बैक्टीरिया वो होता है कि इनके शरीर पे पक्षमाभ पाए जाते हैं जो कि हज़ारों संख्या होते हैं, और ये भोजन की गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। चलो छोड़ो, इनके शरीर पे पक्षमाभ मिलते हैं, ठीक है। तो जब बाहर कोई फूड दिखा, कोई शिकार दिखा, तो उसको अंदर, जैसे ये शिकार है, इसको अंदर ले लिया जाता है, फिर भोजन नाल से, गट से बाहर पीछे छोड़ दिया जाता है। इस तरह से शिकार किया जाता है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए? कैरेक्टरिस्टिक्स ये हुए कि ये अत्यंत सक्रिय गति वाले जीवधारी है। सक्रियता किसकी वजह से आ रही है? सक्रियता यहाँ पे हज़ारों की संख्या में मिलने वाले पक्षमाभों की वजह से आ रही है। इसको सीलिया भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं इसको सीलिएटेड, ठीक है। तो ये अत्यंत सक्रिय गति वाले होते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर इनके शरीर पे हज़ारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा ग्रसिका होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से
पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। यह है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। अब अपना आता है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ क्या होता है? स्पोरोजोआ का नाम से पता चल रहा है स्पोर्स जनरेट कर रहा है, ये स्पोर्स बना रहा है। तो स्पोर्स बनाने की वजह से ये स्पोर्स जैसी अवस्था मिलती है और ये मलेरिया करता है। अपन को पता है मलेरिया किसकी वजह से होता है? ड्यू टू स्पोर्स जनरेशन। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम और दूसरा मलेरिया डिजीज करता है ये। पता है ना, मादा फिनमादा एनाफ्लीज की वजह से ये अपने शरीर में घुस जाता है और मलेरिया डिजीज़ करता है। फाइन, चलो आज का लेक्चर अपना यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर से हमें ये पता चला कि मोनेरा किंगडम में हम पूरे प्रोकैरियोट्स को रखते हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स को रखते हैं और हम प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को रखते हैं। ठीक है, अब हमने मोनेरा में हमने डिस्कस किया ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्कीबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीडीज, रिकेट्सिया और जो बोलते हैं आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। ठीक है, और वैसे ही हमने प्रोटिस्टा में किस किस को लिया? प्रोटिस्टा में आते हैं डाइटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड और प्रोटोजोआ। ठीक है, तो कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा फंजाई, उसके बाद प्लांटी और फिर एनिमलिया। चलो, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।